morning to my dear students. Most awaited, most important topic of probability, Bayes theorem. इसे बायस थ्योरम भी पढ़ते हैं. प्रोनाउंसिएशन बेस थ्योरम या बायस थ्योरम, ये अप टू योर चॉइस. ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर 6 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब होता क्या है, इसका नाम बेस थ्योरम क्यों पड़ा? जॉन बेज नाम के एक फेमस मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सीखा रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना, जिन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया जिससे रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालना. एक बात सिखाती हूं. अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? अभी तक हम लोग पढ़े थे एक बैग है, बैग 1, एक और बैग है, बैग 2. इस बैग में इतने रेड, इतने ब्लैक. रेड निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लैक निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. लेकिन बेस थ्योरम में ये जॉन बेस ने एक फॉर्मूला डेवलप किया जो रिवर्स प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करता है. मतलब अगर पता है कि रेड बॉल निकालने की, मान लीजिए इसमें 4 रेड 7 ब्लैक है, अगर पता है कि रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 1. इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, यह बॉल बैग 1 से निकलेगा. दोबारा बताती हूं क्या लिखा हुआ है. जॉन बेज सॉल्व द प्रॉब्लम of finding reverse probability using conditional probability. आखिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? रिवर्स प्रोबेबिलिटी से क्या समझते हैं? इन जनरल ये बैग है, ये बैग है. क्वेश्चन हम लोग जनरली करते हैं. इन 2 बैग में पहले कोई एक बैग सेलेक्ट कर लेंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी. एक बैग सेलेक्ट कर लिए. अब इस बैग से ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 7/11. एक और बात कर लेती हूं. इसका उल्टा रिवर्स प्रोबेबिलिटी, मतलब दे दिया गया कि ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 5/10 है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह बैग 2 से निकला होगा. इसी को कहते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी. समझिएगा, समझिएगा. EI/A की बात कर लेती हूं. EI/A मतलब E1/A. मैं तो हर बार 1 ही मानकर बताऊंगी. E उसे मानेंगे या A उसे मानेंगे जो गिवन होगा, जो फाउंड दैट होगा, या जो इट इज नोन दैट होगा. अल्टीमेटली जो गिवन होगा उसे ई मानेंगे और जो फाइंड रहेगा, फाइंड या अननोन, जो फाइंड करना रहेगा या अननोन रहेगा, उसे E1 मान लेंगे. ये अननोन और ये नोन. अब ये तो बुक की परिभाषा है. मैंने यहां जो लिखा है उसे भी एक्सप्लेन करूंगी. ये बुकिश लैंग्वेज लिखा है और ये दिल की भाषा समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, जहां से क्वेश्चन बनाएंगे. अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले मैं इसे अलग कर देती हूं. अगर इसका फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले आप इसको रिवर्स कर लीजिए. मैंने रिवर्स कर लिया. E/E1 जो डिनोमिनेटर में है उसे लिख लीजिए. हो गया. अपॉन
अब यही सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। ये सेम टू सेम मैं कॉपी कर लेती हूं, E/E1 इंटू PE1। यही वाला पार्ट एक बार और कॉपी कर देते हैं, E/E2 इंटू PE2। अगर 2 इवेंट है तो फॉर्मूला यहीं तक होगा, लेकिन अगर उस क्वेश्चन में 3 बैग है, अगर 2 ही बैग है तब तो फॉर्मूला यहीं तक होगा, लेकिन अगर बैग 3 है तो हम लोग यही सेम E/E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 निकालेंगे। अगर 4 इवेंट है तो E/E4 तक निकालेंगे। अल्टीमेटली इसी एक फॉर्मूले पर आगे के प्रत्येक क्वेश्चन में करवाने जा रही हूं। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी सभी इसी फॉर्मूले पर कराऊंगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में क्या है समझाती हूं। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग है जो इतना रेड और इतना ब्लैक बॉल लेता है। ये हो गया हमारा बैग 1। इस बैग में 4 रेड 4 ब्लैक बॉल है। एक और बैग ले लेती हूं, अनदर बैग, एक दूसरा बैग ले लेती हूं, बैग 2, जिसमें 2 रेड बॉल है और 6 ब्लैक बॉल है। One of the 2 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम, यानी सबसे पहले इन दोनों बैग में एक बैग सेलेक्ट किया गया। अगर इसको सेलेक्ट करूं तो 1/2 प्रोबेबिलिटी, क्योंकि चॉइस 2 है और लेना मुझे 1 है, 1/2। एंड बैग सेलेक्ट करने के बाद एक बॉल निकाला गया, एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। मैंने क्या पढ़ाया? फाउंड दैट, फाउंड टू बी, उसे ई मानेंगे। ई का मतलब है इवेंट दैट। मैंने पहले एक बैग सेलेक्ट किया, 1 या 2, 2 बैग सेलेक्ट करने के बाद एक बॉल निकाला और वह बॉल रेड निकला। इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड हो गया। जो फाउंड था मैंने ई मान लिया, अब E1 लिखूंगी। E1 मतलब फाइंड, लास्ट लाइन जो पूछा जाए, जो फाइंड हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब इसी को लिखूंगी। बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, इवेंट दैट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब मैं समझाती हूं क्या होगा। मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूं, सुनते जाइएगा। अगर हमारे पास 2 बैग है, अगर हमारे पास 2 बैग है, बैग 1 एंड बैग 2, अगर पूछा है फर्स्ट बैग तो मेरे पास एक चॉइस है कि सेकेंड बैग यानी बैग 2। अब ये फॉर्मूला 2 ही इवेंट तक सिमट के रह गया, मतलब मुझे 4 डेटा कैलकुलेट करना है। कौन कौन सा? 1, 2, 3 और 4, क्योंकि यहां तो वही दोनों है। मैं चारों डेटा यहां लिख के बताती हूं। PE1, PE2, फिर PE/E1, फिर PE/E2। अगर आपने ये 3 लाइन सही लिख लिया तो ये हर हाल में सही होगा। मैं इतना बढ़िया तरीके से सिखाने जा रही हूं। PE1, सिर्फ E1 को पढ़ते हैं, सिर्फ E1 मतलब बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। अब आप बताइए, मेरे पास 2 बैग है, सुनिएगा। एक बैग यहां रखा है, एक बैग यहां रखा है। मैं एक बॉल निकाली, अब बताइए मैं किस बैग से निकाली? आपके पास 2 चॉइस है, या तो मैं पहले से निकाली होंगी या मैं दूसरे से निकाली होंगी।
फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2, सेकेंड बैग की प्रोबेबिलिटी 1/2। मैं इससे निकालूं उसका भी 50% चांस है, 50% चांस है मैं इससे निकालूं, या फिर 50% चांस है कि मैं इससे निकालूं। अब समझिएगा यहां क्या लिखा हुआ है, E/E1, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। अगर E1 तो E, अगर फर्स्ट बैग से बॉल निकला तो वह रेड होगा। अगर E1, अगर बॉल फर्स्ट बैग से निकला है, अगर बॉल फर्स्ट बैग से निकला है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह रेड होगा। फर्स्ट बैग के पास जाते हैं और रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड है 4, टोटल है 4 + 4। फिर से सिखाती हूं, अगर E2 तो E, अगर सेकेंड बैग से निकला, E2 सेकेंड बैग से निकला तो E तो रेड, यानी सेकेंड बैग से रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, रेड है 2, रेड है 2 और टोटल है 2 + 6, रेड है 2, टोटल है 2 + 6। अब फॉर्मूला लगा लेती हूं और कैलकुलेट कर देती हूं। फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है, 1 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर है। मैं फॉर्मूला लिखना सिखा रही हूं। E1/E होगा इसका रिवर्स, यानी E/E1 × E1 अपॉन, फिर से ये दोनों, यानी यही पार्ट कॉपी। देखिएगा इतना नीचे नजर आ रहा है या नहीं। अब यही, क्योंकि 2 इवेंट है, 2 बैग है, तो E2 तक चला जाएगा, E/E2 × E2। मैं वैल्यू पुट कर लेती हूं। अब मैं वैल्यू पुट कर लेती हूं, E1/E की बात कर लेते हैं। E/E1 यानी 4/8 इंटू E1 यानी 1/2, ये सेम टू सेम, प्लस E/E2 2/8, E2 1/2। अब देखिएगा एलसीएम 16 16 16 बचा क्या, कैलकुलेट कर देती हूं। ऊपर बचा 4 1 जा 4 और नीचे बच गया 4 + 2 मतलब 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। हमारा प्रोबेबिलिटी आ गया 2/3। बच्चे मैंने अभी तक आपको ये नहीं सिखाया, ये क्या लिखा हुआ है समझाती हूं। वैसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बेस थ्योरम के फॉर्मूले आप बच्चे लर्न कर चुके, समझ चुके, फिर भी बुकिश लैंग्वेज समझते हैं। अगर E1 E2 E3 En n नॉन इम्पटी इवेंट, जैसे यहां 2 बैग है, हो सकता है n बैग हो, n इवेंट हो, एंड ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस, यानी सैंपल स्पेस का पार्टीशन किया गया, टुकड़े में बदला गया। पार्टीशन मतलब अगर एक डाई रोल की तो 6 सैंपल स्पेस है, E1 में ऑड नंबर का आना, E2 में इवन नंबर का आना। यहां पर E1 एंड E2 का पार्टीशन हो गया है। अब समझते हैं, E1 E2 En पेयर वाइज डिसजॉइंट। पेयर वाइज डिसजॉइंट का मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, अगले दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, उसके अगले दोनों का इंटरसेक्शन 5 है। पेयर वाइज डिसजॉइंट मतलब 2 का पेयर डिसजॉइंट है, इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, और सबका यूनियन सैंपल स्पेस है। ए इज एनी इवेंट ऑफ नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, मतलब कैपिटल ए भी एक ऐसा इवेंट है जिसका कुछ न कुछ प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब इवेंट ए के होने के कुछ न कुछ चांसेस होंगे। तब मुझे अगर ये कैलकुलेट करना रहे इसका रिवर्स, और जो डिनोमिनेटर में है वो,
और यही चीज का समेशन, अगर एक इवेंट है तो E1, 2 इवेंट है तो इतना प्लस जे के जगह 2, 3 इवेंट है तो प्लस जे के जगह 3, जो यहां लिखी हुई हूं। डियर स्टूडेंट, बेस थ्योरम से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बनती है। बेस थ्योरम के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, समझिएगा क्या लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है 6 मार्क्स में। धीरे धीरे समझाती हूं। ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज इट इज नोन दैट 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% डे स्कॉलर हैं। यानी 60% लड़के हॉस्टल में रह के स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और 40% बच्चे डे स्कॉलर यानी अपने घर से दिन में आते हैं, पढ़ते हैं और दिन में ही वापस लौट जाते हैं, वो डे स्कॉलर है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट, पुराने साल का रिजल्ट कहता है कि 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का 30% जो हॉस्टल में रहता है ए ग्रेड लाता है, हॉस्टल में रहता है ए ग्रेड लाता है, और 20% डे स्कॉलर ए ग्रेड लाता है। इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन at the end of the year, one student is chosen at the random from the college and he has an A grade। समझिएगा, कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं। पिछले 2-3 साल का रिजल्ट को देखा गया तो पता किया कि हॉस्टल में रहने वाले 30% लड़के ए ग्रेड लाते हैं परीक्षा में, और डे स्कॉलर वाले 20% लाते हैं। फिर बाद में पूरे कॉलेज से एक विद्यार्थी को चुना गया और देखा गया कि उसको ए ग्रेड आया। यानी ये नोन है, इंफॉर्मेशन है, कैपिटल ई है। मैं लिख देती हूं, इवेंट दैट स्टूडेंट हैज एन ए ग्रेड। ये पता चल चुका है कि स्टूडेंट को ए ग्रेड आया। अब E1 मतलब अननोन, अननोन मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। अब क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। क्या होगा, ई मतलब इवेंट, इवेंट दैट स्टूडेंट इज अ हॉस्टलर। अब आप बच्चे बताइए, स्टूडेंट के पास और चॉइस क्या क्या है। एक चॉइस तो है कि वो हॉस्टलर है, साथ ही साथ एक और चॉइस है कि वह स्टूडेंट डे स्कॉलर हो गया। इसमें भी 2 ही इवेंट था, 4 डेटा में लिख लेती हूं। E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, साथ ही साथ E/E1 क्या होगा और E/E2 क्या होगा। यही 4 डेटा तो हमें चाहिए। कैसे होगा, अब देखिएगा और समझिएगा। E1 को पढ़ती हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट हॉस्टलर। बच्चे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट हॉस्टलर होगा। अभी E1 लाइन को पढ़ूं तो केवल हॉस्टलर की बातचीत चल रही है। E1 मतलब हॉस्टलर, हॉस्टलर का मतलब 60% लड़के हॉस्टलर हैं। हो गया, 2 3 जा 2 5 जा 3/5। E2 मतलब डे स्कॉलर, 40% लड़के डे स्कॉलर हैं। 2 2 जा 2 5 जा 2/5।
अब सुनिएगा और समझिएगा, अगर E1 तो E, अगर E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये था ना, अगर ये तो ये, अगर E1 अगर हॉस्टलर तो E, तो A ग्रेड, हॉस्टलर A ग्रेड, हॉस्टलर A ग्रेड, जो हॉस्टल में रहते हैं वो A ग्रेड लाएंगे। 30% बच्चे ऐसे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं और A ग्रेड लाएंगे। 30% बच्चे ऐसे हैं। 3/10। अगर E2 तो E, अगर E2 तो E, अगर डे स्कॉलर तो A ग्रेड, अगर डे स्कॉलर तो A ग्रेड। 20% डे स्कॉलर को A ग्रेड आता है। 2/10। डेटा सारा हो गया। फॉर्मूला जरूर लिखें क्योंकि फॉर्मूले पर 1 मार्क्स होते हैं। मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूं। E1/E, एक बार आपको याद दिला देती हूं फॉर्मूला। इसका रिवर्स कर लें, मैंने रिवर्स कर लिया। जो डिनोमिनेटर में है उसी को लिख लें। उसके बाद यही पार्ट पूरा का पूरा यहां पे, यही पार्ट पूरा का पूरा यहां पे हो गया, प्लस क्योंकि 2 इवेंट है तो n E1 के जगह अब E2 हो जाएगा। अब समझ लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां। E/E1 है 3/10, E1 है, अगर E1 की बात कर लूं तो 3/5 अपॉन, यही दोनों कॉपी, 3/10 3/5। E/E2, E/E2, E2 मतलब 2/5। समझ लेते हैं। 3 3 जा 9, 10 गुने 5, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 50। क्या आ गया फाइनल आंसर? फाइनल आंसर आ चुका, ये 9 और ये 13। यही बेस थ्योरम है। अगर आप बच्चे ये तीनों लिखना सीख गए ना तो आपका 50% काम हो गया। सिखाती हूं यह क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी ने ऑब्जेक्टिव में दिया है, लेकिन सही मायने में ये 6 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी ने ऑब्जेक्टिव में दिया इसलिए मैंने भी ऑब्जेक्टिव लिखा है। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ, ए सच बोलता है, ई मत, ए सच बोलता है। ए क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन टॉस की और ए नाम का आदमी रिपोर्ट करता है कि हेड आया। यही तो नॉलेज है, गिवन है। गिवन यानी ई है, इवेंट दैट पर्सन ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स। उस आदमी ने कहा, उसने रिपोर्ट किया, जैसे उसने कॉइन टॉस किया और बोला मेरा हेड आ गया। क्या आया? सच बोला कि झूठ आया? बाद में उसने क्लेम किया कि हेड आया। ठीक है, हेड आया। अब E1 मतलब द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, सच में हेड आया। ठीक है, इवेंट दैट एक्चुअली देयर वाज हेड, एक्चुअली देयर वाज हेड। एक और चॉइस है हमारे पास, E2, इवेंट दैट एक्चुअली देयर वाज नो हेड। 2 चॉइस है। मान लीजिए कोई बेईमान आदमी खेल रहा, आप बच्चे भाई बहन खेलते होंगे, कॉइन टॉस किए, आया क्या पता नहीं, लेकिन बोले हेड आया। अगर आप सच्चे हैं तो हेड आएगा तब बोलेंगे, अगर आप झूठे हैं हेड नहीं आएगा फिर भी बोलेंगे हेड आया। E1 उसने पूछा
कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में हेड आया था, तो एक और चांस है कि सच में हेड नहीं आया होगा। अब 4 डेटा यहां लिखना है, क्या क्या, E1, E2, E अपॉन E1, E अपॉन E2। समझ लेते हैं। E1, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि सच में हेड आएगा। एक कॉइन टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। 2 ही चॉइस है, हेड या टेल। अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो हेड कॉमा टेल, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। E2, इवेंट दैट एक्चुअली देयर वाज नो हेड। एक कॉइन टॉस करूं और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आएगा मतलब टेल आएगा। अगर टेल आएगा तो 1/2। फिर से समझ लेते हैं। E अपॉन E1, E अपॉन E1। अगर E1 तो E, अगर E1 तो E। अगर सच में हेड है, अगर E1 अगर सच में हेड है तो वो रिपोर्ट किया कि हेड आया। सच में हेड आया और रिपोर्ट किया कि हेड आया मतलब सच बोला। और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, ट्रूथ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। फॉल्स बोलने की प्रोबेबिलिटी, अगर सच बोलने का 4/5 तो झूठ बोलने का ऐसा। फिर से समझाती हूं। अगर E1 तो E, अगर सच में हेड आया तो E, तो वो रिपोर्ट किया कि हेड आया। मैंने टॉस किया, मेरे को सच में हेड आया और तब मैं रिपोर्ट की कि हेड आया, मतलब मैं सच बोल रही हूं और सच की प्रोबेबिलिटी 4/4। अगर E2 तो E, अगर सच में हेड नहीं आया, अगर सच में हेड नहीं आया तो E, तब रिपोर्ट किए। जैसे मैंने चला, अब मेरे को आया टेल लेकिन मैं हल्ला कर रही हूं हेड आ गया, हेड आ गया, मतलब मैं झूठ बोल रही हूं। अगर E2 अगर सच में हेड नहीं आया तो E, तो रिपोर्ट किया कि हेड आया, मतलब झूठ बोल रहा है और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5। कॉन्सेप्ट खत्म। अब फॉर्मूला, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दीजिए। फॉर्मूला मैं लगा रही हूं यूजिंग बेस थ्योरम। इसे बायस थ्योरम भी पढ़ते हैं। फॉर्मूला कहता है E1 अपॉन E, इसका रेसिप्रोकल उल्टा E अपॉन E1 इंटू E1 अपॉन E अपॉन E1 इंटू E1 प्लस, प्लस हो गया E अपॉन E2 इंटू E2। फॉर्मूला है ये, वैल्यू पुट कर देती हूं। इसकी वैल्यू 4/5, इसकी वैल्यू 1/2। ये सेम टू सेम कॉपी। E अपॉन E2 1/5, E2 1/2 कैंसल कर लेती हूं। क्या बच गया, 4 1 जा 4 अपॉन 4 प्लस 1, अल्टीमेटली क्या आ गया 4/5। क्या कोई भी ऑप्शन है? हाँ, ए ऑप्शन करेक्ट है। बच्चे बताइएगा कि बेस थ्योरम का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। थैंक यू।